हूँ करनी एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति में हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरह निकाली जाती है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी के जो क्वेश्चंस हैं उसको किया था। और आज मैं आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का एक वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आप ही के बीच में आप ही के स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड किया है कि सर ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, आप इसे थोड़ा ईजी बना दीजिए। तो आज के लेक्चर्स के अंदर मैं उस क्वेश्चन को लूंगा और प्लस इसके अंदर थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। और आगे बढ़ने का मतलब क्या करने वाला हूं, मैं आज आपको डिवीजन के बारे में बताने वाला हूं। कौन से डिवीजन के बारे में बताने वाला हूं, मैं इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बताने वाला हूं, मतलब दो विभाजन के बारे में बता रहा हूँ। तो चलते हैं हम विभाजन के ऊपर, अंत्य और विभाजन और बाह्य विभाजन की तरफ। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं निर्देशांक ज्यामिति का। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि यदि बिंदु x,3 एंड 5,7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान निकालिए। मतलब क्या दे रखा है, थोड़ा सा गौर करते हैं कि यहाँ पर हमें एक बिंदु दे रखा है, दूसरा बिंदु दे रखा है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 5 है। तो मुझे किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। मतलब यहाँ जो x नोन है, मतलब मुझे x की वैल्यू नहीं पता है, उस x का मान निकालना है। तो वो x का मान कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसको बिंदु A मान लेते हैं, इसको बिंदु B भी मान लेते हैं, और इसके बिंदु के बीच की दूरी दे रखी है 5। अब इसको बिंदु A माना है तो इसको माना है x1, y1, इसको माना है फिर मैंने x2, y2, और ये बिंदु दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, हमारे पास 5 दे रखी है। तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास d इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर अब हम वैल्यू रखेंगे। देखिए d का जो मान दे रखा है वो मेरे पास दे रखा है 5, d का मान क्या दे रखा है 5, और उसके बाद दे रखा है रूट मतलब स्क्वायर रूट। अब देखिए x2 की जो वैल्यू है, x2 की वैल्यू ऊपर से कंपैरिजन करके लेके आए तो मुझे मिलेगी 5 माइनस x1 की वैल्यू मुझे नहीं पता है तो मैं मानता हूँ x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर y की जो वैल्यू है, y2 की जो वैल्यू मिली है हमें यहाँ पर मिली है 7 माइनस y1 की जो वैल्यू मिली है हमारे पास 3 का स्क्वायर। तो ये हमको यहाँ पर वैल्यू मिल चुकी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हैं, मतलब दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं। दोनों तरफ वर्ग करने से क्या फायदा होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर हमारे पास यहाँ पर x का आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का वर्ग मतलब 25, यहाँ पर वर्ग करेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट मतलब ये जो मूर्त है ये यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो वर्ग करते हैं। देखिए वर्ग करने पर हमारे पास आंसर कितना आएगा, इस तरफ वर्ग करने पर 25 आ जाता है और इस तरफ वर्ग करने पर ये वर्ग हट जाता है। तो वर्ग हट जाने के बाद क्या आएगा, 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 कितना होता है, 7 माइनस 3 हो जाता है हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाता है 4। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखता हूँ मैं इसको हटा के, तो यहाँ पर आ जाता है 16। कितना आ जाता है 16। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आया है वो क्या आया है, 5 माइनस x का होल स्क्वायर, 5 माइनस x का होल स्क्वायर 25 माइनस 16, और 25 माइनस 16 का जो आंसर आता है वो होता है 9। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया है, यहाँ पर मैं चेक करूँ वापस फिर से, देखिए क्या आया है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 मतलब 5 माइनस x का स्क्वायर, 5 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ चुका है हमारे पास आंसर। अब देखिए यहाँ पर जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने की है कि यहाँ पर आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर भी हमने वर्ग किया था। अब जब यहाँ पर आप स्क्वायर रूट लेंगे, मतलब यहाँ पर आप रूट करेंगे, तो रूट करने पर यहाँ पर जो आपके आंसर है वो कितना आएंगे, 2 आंसर आएंगे। यहाँ पर 2 आंसर क्यों आते हैं, एक काम कीजिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते हैं तो यहाँ पर आंसर आपके 2 आएंगे। 2 किस प्रकार से आते हैं, देखिए मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ वो चीज़ सुनिएगा। देखिए यदि मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ, 3 का वर्ग करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 9 आता है। यदि मैं माइनस 3 का स्क्वायर करता हूँ तभी मेरे पास आंसर कितना आता है, 9 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 और माइनस 3
दोनों का यदि वर्ग किया जाए तो भी आंसर कितना आता है, 9 ही आता है। तो इसका मतलब मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि जब हम 3 का वर्ग करते हैं तब भी 9 आता है, -3 का भी वर्ग करते हैं तब भी क्या आता है, 9 आता है। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ वर्गमूल। तो वर्गमूल करते वक्त मुझे ये थोड़ी सी चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जो कि मैंने बॉक्स में बनाया है। वो क्या है देखिए 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू √9, मतलब वर्गमूल ऑफ 9। और वर्गमूल ऑफ 9 का जो मान आएगा यहाँ से फिर हमारे पास 2 आएगा। और वो 2 मान क्यों आया है मैंने आपको साइड में समझाया है कि 3 का भी आप वर्ग कीजिए तो 9 आता है, -3 का भी वर्ग करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा देखिए 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, एक आ चुका है आपके पास 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू -3। तो आप क्या करेंगे, ये जो माइनस एक्स है इसको इधर ले जाइए, +3 को इधर लेके जाइए, तो -3 में हो चुका है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर आंसर कितना आया है 5 - 3। यहाँ पर करते हैं माइनस एक्स को उधर लेके जाएंगे तो प्लस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 5 + 3। तो ये देखिए 5 - 3 करते हैं तो आंसर कितना आता है यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 - 3 करने पर आंसर आता है आपका 2। और यहाँ पर जो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 8। तो यहाँ पर जो x का जो मान अभी तक नहीं पता था हमें, उसका मान निकल चुका है 2 और 8। और 2 और 8 दोनों ही हमारे नंबर लाइन में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हमारी जो संख्या रेखा है, जो हमारा ग्राफ है, उसके अंदर दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पर दोनों चीज़ें हमारे लिए एग्जिस्ट है, तो हम इन दोनों चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो √9 है उसका मान +3 और -3 दोनों हो सकता है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है 2 बिंदुओं के मध्य दूरी का अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए मेरे पास एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इन दोनों को मिलकर यदि मैं एक रेखा बनाऊँ, इन दोनों को मिलकर मैं एक रेखा बनाता हूँ, तो ये मेरे पास एक रेखा होगी। इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट A, इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट B। पॉइंट A के जो निर्देशांक हैं वो क्या होगा, x1, y1, जैसा कि हमें पता है। और इस पॉइंट B के निर्देशांक क्या मानते हैं, x2, y2, ये जैसा कि हमें पता है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों के बीच में एक बिंदु ऐसा लेना है, ऐसा लेना है मतलब क्या लेना है, इन दोनों के बिंदु के बीच में एक ऐसा बिंदु P माना जाता है जो इसको दो टुकड़ों में बांट दें। जैसा मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास 5 ट्रॉफी है और 2 बच्चे हैं, तो 5 ट्रॉफी को 2 बच्चों में डिवाइड करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, एक को 1 देके, दूसरे को 4 देके, या फिर एक को 2 देके, दूसरे को 3 देके, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक को 0 देके और एक को पूरी 5 दे दूँ। तो ये हमारे पास तरीके होते हैं। तो ये जो बिंदु P है ये इस रेखा को डिवाइड कर रहा है, तो इस रेखा को डिवाइड कर रहा है। तो देखिए इस रेखा को डिवाइड करने का जो निर्देशांक है वो क्या है, x, y। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर जो रेशियो है वो क्या है, m1:m2। तो ये हो चुका है हमारा अंतः विभाजन करने का तरीका, मतलब किसी भी रेखा को अंदर से हम 2 टुकड़ों में तोड़ रहे हैं m1:m2 में। अब ये m1 और m2 क्या है, m1 और m2 है यहाँ की ढाल। क्या है ये m1 और m2, मतलब ये m की मैं बात करूं तो ये है हमारे पास ढाल। अब ये ढाल क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ढाल क्या है, ढाल कैसे समझेंगे। देखिए जब कभी भी आपने ब्रिज चढ़ा होगा, ब्रिज मतलब जब आप गाड़ी चढ़ाते हैं कहीं ना कहीं ब्रिज आता होगा, तो ब्रिज क्या होता है कि किसी भी तल से थोड़ा सा टेढ़ा होता है, मतलब इस तरह ऊंचाई पे चढ़ा हुआ होता है। तो वो जो टेढ़ापन होता है, जो उसकी समतल सतह से थोड़ा सा टेढ़ापन होता है, जिस एंगल से वो टेढ़ापन होता है, मतलब जिस कोण से टेढ़ा होता है, वही उसकी क्या कहलाती है, ढाल। मतलब ढलान सुनी होगी आप सभी ने कि कहीं ढलान से गिर रहा है या ढलान है इस जगह पर, वो जो ढलान होती है वही हमारे लिए यहाँ पर क्या माना है, हमने इसको m1 और m2 माना है। अब यहाँ पर हम ढाल को क्यों यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने पॉइंट A माना है और यहाँ पर मैंने क्या माना है, पॉइंट B माना है। इन दोनों को पॉइंट कहाँ है, P क्या कर रहा है, उसको डिवीजन कर रहा है। यदि यही रेखा सीधी होती तब तो आप 2 टुकड़ों में बहुत ज़्यादा इजी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये रेखा रैंडमली कहीं पे भी बड़ी हो सकती है, सीधी हो सकती है, टेढ़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मैं इन केसेस को नहीं मानता।
मैं बस एक जनरल मानता हूँ कि मेरी एक रेखा है जो टेढ़ी है, उस टेढ़ी की रेखा का पता चल गया तो मैं उस केसेस में बाकी भी रेखाओं को भी निकाल सकता हूँ। तो अब मेरे पास क्या है, ये रेखा है टेढ़ी, ये रेखा टेढ़ी है तो इसका मतलब क्या है, इसकी कुछ ढाल रही होगी, उस ढाल को मैंने माना है m1 और m2। क्लियर हो चुका है। अब मुझे क्या मिल चुका है, बिंदु P। इस बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं, तो इस बिंदु P के निर्देशांक बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, देखिए फटाफट देखिए इस ग्राफ को देखते हैं और आंसर निकालते हैं। देखिए ये जो बिंदु A है इसके निर्देशांक हमने माना x1, y1। इसको यदि मैं L पे लेके आऊँ तो मेरे पास क्या होगा, x1 होगा। यदि मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँ नीचे की तरफ तो मेरे पास क्या होगा, x2 हो जाएगा। इसको यहाँ पर लाता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, y1 हो गया है। और यदि मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप मेरा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और इसी ढंग से बिंदु M के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ढाल अपनी जगह पर है m1 और m2, क्लियर हो चुका है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, देखिए यहाँ पर ये जो इतनी लैंग्वेज लिखी गई है, इतनी भाषा लिखी गई है, इस भाषा में क्या समझाया गया है मैं आपको बहुत शॉर्टली तरीके से समझाता हूँ। देखिए जो A और Q के बीच की दूरी है वो उसने बताई है कि x, x1 है, जो कि हमें भी निकालनी आती है। हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने सीखा है कि ये दूरी कैसे निकालते हैं। अब देखिए ये जो बिंदु P और R के बीच की दूरी है उसने बताई है x2 - x1, ये भी हम निकाल सकते हैं। अब देखिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी है, इसने बताई है y - y1, वो हम भी निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद में बताया गया है y2 - y, जो कि हम भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल देखने को मिलेंगे, मतलब दो त्रिभुज देखने को मिलेंगे। कौन कौन से त्रिभुज है जरा गौर करते हैं त्रिभुज के ऊपर। देखिए एक है AQP और दूसरा त्रिभुज है PRP। इसका मतलब देखिए एक तो ये आपको छोटा सा त्रिभुज दिख रहा होगा और दूसरा ये वाला आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, ये आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं। तो ये दोनों त्रिभुज को हम मान रहे हैं कि समरूप त्रिभुज है। अब देखिए समरूप त्रिभुज क्यों है, कैसे है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे डिटेल से जब हम त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अभी मैं आपको समझा दूंगा लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं बैठेगी कि इसको समरूप किया कैसे है, कि हमने इसको समरूप कैसे किया। जब हम समरूपता का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पर इसको पूरे डिटेल्स के साथ सीखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल समरूप हुए कैसे हैं। तो उसके लिए आप हमारे लिंक पे जा सकते हैं जहाँ पर हम उसकी समरूपता के वीडियो बनाएंगे, जहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, दो त्रिभुजों की समरूपता के बारे में बताया जाएगा। अब देखिए जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अभी ये माइंड में मान लीजिए कि आपके ये दोनों त्रिभुज है वो क्या है, समरूप है। तो यहाँ पर जब आपके ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप होने के बाद जो कंडीशन बनती है वो क्या होती है कि इनके जो साइड है, मतलब इनकी जो भुजाएं हैं, उनकी भुजाओं का रेशियो आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें भुजाएं मिल चुकी है। देखिए भुजाएं कौन कौन सी मिल चुकी है उसके ऊपर थोड़ा गौर करते हैं। तो एक हमें मिली है AQ, दूसरी मिली है हमें PQ, यहाँ पर बात करें तो PR, और क्या मिली है BR, और यहाँ पर देखिए हमें मिली है M1 और यहाँ पर मिली है हमें M2। यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा, यहाँ पर हमें सारी भुजाएं मिल चुकी है। अब देखिए जब हमें भुजाएं मिल चुकी है तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पर करेंगे भुजाओं का रेशियो। भुजाओं का रेशियो कैसे करेंगे, जब हमारे पास समरूप त्रिभुज हो जाता है तो समरूप त्रिभुज की ये कंडीशंस होती है कि जब कोई त्रिभुज दो समरूप हो जाते हैं तो उनके रेशियो आपस में बराबर हो जाते हैं, मतलब उनके जो भिन्न होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इनके सारे के जो रेशियो है वो बराबर कर दिए हैं। बराबर करने के बाद जो जिसकी वैल्यू है मैंने वहाँ पर इसको पुट की है। तो वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास क्या आया है, यहाँ पर आपको दो इक्वेशन देखने को मिलेगी। दो इक्वेशन कैसे हैं, देखिए M1 M2 ये दोनों आपस में बराबर है, दूसरा ये दोनों आपस में बराबर है। और हमें चाहिए क्या, पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट है हमारा P, जिसको हम निकाल रहे हैं। और P के कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब निर्देशांक क्या है, x, y। P के ही तो निर्देशांक निकालने हैं हमें, x, y। तो अब हमें x, y निकालना है। तो यहाँ पर M1/M2 x - x1 डिवाइड बाय x2 - x, एक ये दिख रहा है। दूसरा क्या है, M1/M2 इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये दोनों रेशियो को हम बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों रेशियोज को लिया है, नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा M1/M2
x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x, ये हमको मिल चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैंने कराया है वज्र गुणा, क्या कराया है वज्र गुणा। तो वज्र गुणा कराने के बाद मेरे पास क्या आया, देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ, m1 को मल्टीप्लाई कराया मतलब गुणा कराया है x2 माइनस x से इक्वल टू बराबर m2 को गुणा कराया है मैंने x माइनस x1 से। तो ये गुणा कराने के बाद देखिए m1 को x2 से गुणा कराएंगे तो m1 x2 जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उसके बाद m1 को x से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा m1 x1, उसके बाद m2 को x से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा m2x, उसके बाद m2 को गुणा कराएंगे x1 के साथ तो क्या आएगा m2 x1। ये सब हो चुका है। अब हमें मोटिव क्या है, हमारा जो मेन गोल क्या है, हमें x और y निकालना है, ना कि x1 और y1 निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं x। तो यहाँ पर x निकालने के बाद, ये x को बाहर लेने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है। अब इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, किसी भी फॉर्मूले को याद नहीं करना है, आपको बस क्या करना है उस फॉर्मूले की ट्रिक्स को याद करना है, फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो इसकी भी हम थोड़ी सी ट्रिक्स बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल चुकी है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये मिली है हमें x की वैल्यू। अब हमारा क्या काम है, y की वैल्यू निकालनी है। तो सेम टू सेम प्रोसेस करना है, यहाँ पर इन दोनों को लेके आपको यहाँ फिर से क्या कराना है वज्र गुणा। क्या कराएंगे आप फिर से यहाँ पर वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा जैसे ही करेंगे यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया है। अब देखिए फाइनली हम चलते हैं निर्देशांक के ऊपर। देखिए मैं यहाँ पर निर्देशांकों के ऊपर क्यों ले जाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं इससे पहले वाला जो सॉल्यूशन, मतलब मैं बोलूँ जो हमने ये प्रूफ देखा है, ये जो हमने सिद्ध करने वाली चीज़ देखी है, ये जो सिद्ध करने वाली चीज़ है ये आपके एग्जाम के लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ कि ये इसके एग्जाम में आने के चांसेस केवल 10% है। ठीक है, ये एग्जाम में आने के चांसेस कितने हैं 10% है, 90% आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन यदि आपकी किस्मत खराब हुई तो ये आ सकता है। बाकी ये आपको एज ए समझाने के पर्पज से समझाया गया है कि इसके जो निर्देशांक है वो आते कैसे हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि निर्देशांक आते कैसे हैं, वो चीज़ हमने देखी। क्लियर है आपको कि निर्देशांक आते कैसे हैं। बस यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। रही समरूपता वाली बात, तो समरूपता के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर पूरे चैप्टर को सॉल्व कराएंगे, तो वहाँ पर आप समरूपता को देख लेंगे। क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे एग्जाम में आने लायक है, वो है इसके निर्देशांक। कि निर्देशांक कैसे निकाले जाते हैं। तो P ही तो हमें निकालना है। तो P के निर्देशांक क्या है x, y। P ही तो निकालना है और P के जो निर्देशांक है वही तो क्या है हमारे पास x, y। और ये जो x, y है वही तो हमें मिल चुके हैं। क्या मिले हैं m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और y की बात करें तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब रही बात इनको याद करने की कि सर इनको याद कैसे किया जाए, इनको याद करने का तरीका क्या है। तो इनको याद करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। कैसे याद करना है, देखिए कैसे याद करना है। तो आपको बस एक चीज़ याद करनी है। क्या याद करनी है कि आपको ये जो पॉइंट है ये डिवाइड किस में कर रहा है m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको क्या करना है, बस आपको ये याद करना है कि आपके पास m1 प्लस m2 है। क्या याद करना है m1 प्लस m2 है केवल। तो m1 प्लस m2 नीचे डाउन में लिखना है, m1 m2 ऊपर में लिखना है। ऊपर लिखने का मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखिए m1 प्लस m2। क्लियर हो गया। अब देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है x। तो आप इस फॉर्मूले में ऊपर की तरफ रखेंगे x कैसे रखेंगे, यहाँ पर m1 है तो यहाँ रख दीजिए x2, यहाँ m2 है तो यहाँ रख दीजिए x1। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया है। और देखिए y का फॉर्मूला तो बिल्कुल भी नहीं याद करना है। क्यों नहीं याद करना है, जहाँ जहाँ x रखा है वहाँ y रखिए और y के निर्देशांक मिल जाएंगे। देखिए कैसे याद करना है, बस आप मेरे जो रेड पेन है इसके ऊपर नोट कीजिएगा। देखिए m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। देखिए यहाँ पर x2 रखा है तो यहाँ पर हम y2 रखेंगे, यहाँ पर x1 रखा है तो यहाँ y1 रखेंगे और ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। तो अब आपको क्या करना है, यदि इस फॉर्मूले को याद करना है तो बस ये चीज़ याद कीजिए, m1 प्लस m2 ऊपर भी है, m1 प्लस m2 ऊपर भी है, नीचे भी है।
m1 के साथ आएगा x2, m2 के साथ आएगा x1। तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे x कोऑर्डिनेट और उसको डुप्लीकेट करेंगे, मतलब उसका जस्ट कॉपी करना है आपको, तो आपको मिल जाएंगे y के भी कोऑर्डिनेट। बहुत ज़्यादा इजी हो गया है इस फॉर्मूले को देख के। तो यदि ये चीज़ याद करनी है तो सीधा याद कीजिए m1 + m2, और फिर m1 है तो x2 है, m2 है तो x1 है, और डिवाइड करना है m1 + m2। क्लियर हो चुका है आप सभी को। और देखिए इसके अंदर यदि आपको थोड़ा सा चेंजेस दिया जाए, कैसे चेंजेस दिया जाए, यदि m1 और m2 की वैल्यू नहीं दी जाए उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम इसके अगले वाले वीडियो में बताएंगे आपको कि यदि आपको m1 m2 की वैल्यू नहीं दी जाए, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट दी जाए, तो आप कैसे कर पाएंगे। और यदि आपको हमारा आज वाला वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम अगले आने वाले लेक्चर्स में आप वाले डाउट को क्लियर कर सकें। थैंक यू।